हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ चैप्टर 5 लॉ ऑफ डिमांड। तो इसके लिए पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं बेटा। डिमांड क्या है? ओके तो सबसे पहले अगर हम डिमांड को स्टडी करना चाहते हैं तो डिमांड के 5 एलिमेंट्स हमको देखने होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज विलिंगनेस टू बाय होनी चाहिए, इट मीन्स डिजायर होनी चाहिए या विश टू बाय होनी चाहिए। देन सेकेंड वन, अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए यू मस्ट हैव कैपेसिटी टू पे, पैसे होने चाहिए जेब में। थर्ड वन, अगर आपके पास कैपेसिटी है मतलब पैसे हैं आपके पास, आपकी डिजायर होनी चाहिए उसको खर्च करने की। ओके ये नहीं है कि अगर जेब में पैसे हैं, ठीक है, वो सफिशिएंट है डिमांड क्रिएट करने के लिए। आपके पास ये डिजायर होनी चाहिए कि हाँ आप उसको खर्च करने के लिए तैयार हो। नेक्स्ट, जब भी हम डिमांड बताएंगे तो वो किसी ना किसी प्राइस के रिलेशन में होगी एंड किसी ना किसी टाइम पे आप मेंशन कर रहे होगे। दीज आर द 5 एलिमेंट्स जो हर डिमांड को पूरा करने के लिए जरूरी हैं। व्हाट आर दे? सबसे पहले डिजायर होनी चाहिए बाय करने की, जेब में पैसा होना चाहिए, पैसा खर्च करने की इच्छा होनी चाहिए, किसी प्राइस पे डिमांड बता रहे हो, ये नहीं कि मुझे ये खरीदना है, वो डिमांड नहीं है। ओके आपको बताना पड़ेगा कि मुझे अगर इतने पे गुड मिलेगा तो मैं इतनी क्वांटिटी खरीद लूंगा, दैट इज डिमांड। एंड किस टाइम पे खरीदूंगा वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके द नेक्स्ट वन इज, अगर हम बात करें व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, तो इसके लिए आपको एक स्केड्यूल देखना पड़ेगा ना। व्हाट इज स्केड्यूल? स्केड्यूल का मतलब होता है कि एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ओके तो यहाँ पे चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास आता है डिमांड। तो डिमांड के लिए एक ये स्केड्यूल बनता है, अगर प्राइस बढ़ेगी तो जो क्वांटिटी लोग मांगेंगे वो गिरेगी। देखो सीधी सी चीज है, जितना सस्ता होगा गुड उतना आप ज्यादा खरीदोगे, जितना महंगा होता जाएगा उतना आप कम खरीदेंगे। तो ये वही है। ओके इफ यू टॉक अबाउट दिस होल टेबल, दिस होल स्केड्यूल, इफ यू टॉक अबाउट दिस मतलब इंटायर कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी, 10 पे 5, 20 पे 4, 30 पे 3, 40 पे 2, 50 पे 1, ये सारा टेबल बेटा, ये सारा टेबल एक डिमांड है। यही डिमांड की डेफिनेशन है। डिमांड मतलब क्या है? डिमांड का मतलब हम अलग अलग प्राइजेस पे कितनी कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, विलिंगनेस कितनी है, ठीक है, अलग अलग प्राइजेस जो हमें लगता है कि हमें मार्केट में मिलेंगी, हम इतनी इतनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट कि व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड, इफ वी वांट टू टॉक अबाउट दिस कंसेप्ट, तो ये कहता है कि अगर मान लो आप इसमें से कोई एक कॉम्बिनेशन उठा लें, एक कॉम्बिनेशन उठा लें, लाइक अगर 30 प्राइस होगी, आई वॉन्ट टू परचेज 3 यूनिट्स, आई वॉन्ट टू परचेज 3 यूनिट्स, नाउ दिस वन कॉम्बिनेशन इज क्वांटिटी डिमांडेड। होल टेबल डिमांड, इसमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन उठा लो, लाइक आपने 10 पे 5 का उठा लिया तो ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है, 50 पे 1 का उठा लिया तो वो क्वांटिटी डिमांडेड है। क्लियर? सो दिस इज अ वेरी सिंपल डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर अब हम बात करें डिमांड की, तो इसमें आपको अब स्टडी क्या क्या करना था? इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें फर्क क्या है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड में? इंडिविजुअल डिमांड का मतलब यू विल टॉक अबाउट one commodity purchased by या willingness of one buyer to purchase one commodity। अगर मैं बात करूं एक चीज की बात करोगे, कोई एक्स कमोडिटी, और एक बायर की बात करोगे, एक जने की बात करोगे, ठीक है। लेकिन अगर हम मार्केट डिमांड की बात करेंगे तो यहाँ पे जो कॉमन चीज रहेगी दोनों के बीच में, तो यहाँ पे कमोडिटी तो अगेन एक ही रहेगी, लेकिन सारे बायर्स उस कमोडिटी के, ए भी, बी भी, सी भी एंड मेनी मोर, जो भी आपको मार्केट में दिखता है। तो अगर हम यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड की बात करें,
आपको इसमें दो चीजें पढ़नी है, एक तो इसका स्केड्यूल और एक उसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जिसको हम कर्व बोलते हैं। एंड सिमिलरली आपको मार्केट में भी दो चीजें पढ़नी है, एक तो मार्केट का स्केड्यूल, एक इसका कर्व। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहले इंडिविजुअल वाले की, अब मैंने क्या बोला, इंडिविजुअल वाले में क्या होता है, कमोडिटी एक और बायर भी एक। तो इसमें जो हम स्केड्यूल लेंगे PX QX, और ये कितने बायर्स की बात हो रही है भाई, एक बायर की बात हो रही है। तो ये तो हम सेम ही लिख लेते हैं जो हमने ऊपर भी लिखा था। ठीक है जी, अब इसका अगर हम कर्व बनाएंगे तो इसका कर्व, क्योंकि इसमें क्या जा रहा है, इसमें क्या जा रहा है, इनवर्स रिलेशन जा रहा है। किसके बीच में, P एंड Q के बीच में। क्योंकि इनवर्स रिलेशन जा रहा है तो जो कर्व जाएगा वो डाउनवर्ड जाएगा। एंड दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर आप इसकी स्लोप कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इज स्लोप, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस पे आप क्वांटिटी को प्लॉट करते हैं, यहाँ पे आप प्राइस को प्लॉट करते हैं, और स्लोप का फॉर्मूला आएगा, जो भी आप y एक्सिस पे वेरिएबल ले रहे हैं वो न्यूमरेटर में, जो भी आप x एक्सिस पे वेरिएबल ले रहे हैं वो डिनोमिनेटर में। लाइकवाइज इसका फॉर्मूला बन गया डेल्टा P ओवर डेल्टा Q। अगर आप इसकी स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो वो सेम आएगी, डेल्टा P बाय डेल्टा Q कैलकुलेट करेंगे तो वो सेम आएगा, इसलिए ये लीनियर बनता है। एंड लीनियर इज लाइक दिस, नीचे आया और सीधा आया क्योंकि स्लोप सेम थी। दिस इज इंडिविजुअल डिमांड का स्केड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड का कर्व। एंड इफ वी टॉक अबाउट मार्केट का स्केड्यूल, तो मार्केट का स्केड्यूल क्या आएगा, यहां पे प्राइस क्वांटिटी, लेकिन अब एक की नहीं, क्योंकि जब आपने यहां पे ली थी तो दिस वाज बाय ए ओनली, लेकिन अब जब आपने यहां पे लेना है तो ए की भी लेनी पड़ेगी, बी की भी लेनी पड़ेगी, सी की भी लेनी पड़ेगी, एंड इन तीनों को ऐड करके यू विल गेट योर मार्केट डिमांड। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 20 30 40 4 3 2 1, कुछ भी हो सकता है, आप इसके कोई भी फिगर्स ले सकते हैं। ठीक है, मैं तो रैंडम फिगर्स उठा रही हूँ इसकी। और इफ यू वांट टू कैलकुलेट मार्केट डिमांड तो ए की डिमांड, बी की एंड सी की आप ऐड कर देंगे। ओके, it will come out to be 15, it will come out to be 12, it will come out to be 9, it will come out to be 6। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब आपके लिए जो रेलिवेंट कॉलम हो जाएगा, एक तो ये और एक ये। मैम ये बीच वाले क्यों नहीं रेलिवेंट, क्योंकि इसको ऐड करके हमने मार्केट डिमांड निकाल तो ली। जब आप कर्व बनाएंगे तो आप कर्व इन दोनों चीजों को लेके ही बनाएंगे। ओके, चलिए, तो इसका कर्व अगेन अगर हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, यहां पे प्राइस, लेकिन यहां पे मार्केट डिमांड, क्वांटिटी जो आएगी वो मार्केट वाली आएगी। यहां पे भी अगर आप इन दोनों चीजों का रिलेशन देखेंगे तो इनवर्स रिलेशन आएगा। दिख रहा है आप लोगों को, इनवर्स रिलेशन का मतलब प्राइस बढ़ रही है लेकिन मार्केट डिमांड गिर रही है। ड्यू टू इनवर्स रिलेशन ये जो पूरा कर्व जाएगा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जाएगा। एंड सेकंड सेम, अगर आप इसकी भी स्लोप कैलकुलेट करेंगे विच इज डेल्टा P बाय डेल्टा Q, जो कि मार्केट डिमांड वाला कॉलम है, वो लीनियर आएगा, सेम आएगा। दैट्स वाई इसकी भी जो डायग्राम बनेगी वो भी डाउनवर्ड आते आते सीधी आएगी। मैम दोनों में फर्क क्या है, अभी हम इन दोनों की डायग्राम को एक शीट पे कंबाइन बना लेते हैं। मैम दोनों में फर्क क्या है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो वो कुछ ऐसा जाता है, अगर हम मार्केट की बात करेंगे तो वो कुछ ऐसा जाता है। दोनों को अगर हम कॉम्बिनेशन में देखें तो दोनों ही नीचे को आ रहे हैं एंड दोनों ही लीनियर है, लेकिन इसमें एक छोटा सा फर्क बेटा क्या रहता है, इसको आप बोलते हो स्टीपर एंड मार्केट को आप बोलते हो फ्लैटर। स्टीपर क्यों, क्योंकि चेंजेस थोड़े हैं क्वांटिटी में। फ्लैटर क्यों, क्योंकि चेंजेस बड़े हैं क्वांटिटी में।
इज इट ओके? सो दिस इज अबाउट योर इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। और अगर अब हम चलें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, तो दैट इज डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन। अब ऑब्वियसली क्योंकि हमने दो तरीके की डिमांड की है, तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा, जो डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होंगे, वो भी दो तरीके के होंगे, है ना। तो वो दो तरीके के कौन कौन से होंगे? एक इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन करना है आपको, और एक आपको करना है मार्केट डिमांड फंक्शन। अब ये फंक्शन होता क्या है? ऐसी चीजें जो पूरे की पूरी क्वांटिटी को इफेक्ट करती है। ओके, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के साथ। कैसे लिखना है इसको? क्वांटिटी ऑफ एक्स, क्यों एक्स एक कमोडिटी की बात होगी, इट इज फंक्शन ऑफ मेनी फैक्टर्स। आपके पास बड़े सारे हैं बुक में, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बाकी के आपको बुक में से बता दूंगी। ओके, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो ये वाली आपकी क्वांटिटी है, किसकी? एक्स की, वो इन सब के ऊपर इफेक्ट करती है, वो ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि ये वन साइडेड है। वन साइडेड का मतलब हमेशा पहले फैक्टर मूव करेगा और उसका असर आप क्वांटिटी के ऊपर देखेंगे। हमेशा जब भी आप किसी भी चीज का इफेक्ट देख रहे होंगे, तो पहले px मूव करेगा, उसका असर आप क्वांटिटी पे देखेंगे। py मूव करेगा, उसका असर आप क्वांटिटी पे देखेंगे। पहली चीज ये। दूसरा, अगर आप एक फैक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बाकी के फैक्टर्स कांस्टेंट हो जाएंगे। इफ यू आर स्टडिंग अबाउट py, तो सिर्फ py मूव करेगा, बाकी के फैक्टर्स कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा, ये जब आप px qx का रिलेशन, py qx का रिलेशन देख रहे होंगे, तो ये सिर्फ आपको डायरेक्शंस के बारे में बताएगा, क्वांटिटेटिव चेंजेस के बारे में नहीं बताएगा। ये जो पूरे के पूरे चेंजेस हैं, ये क्वालिटेटिव हैं। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है? यू विल ओनली गेट टू नो अबाउट कि किधर को डायरेक्शन जाएगी, कितनी जाएगी, ज्यादा जाएगी, कम जाएगी, वो नहीं पता चलेगा यहाँ पे। ठीक है। सो स्टार्टिंग अगर हम पहले फैक्टर से करते हैं, पहले तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले तीन आपको यहाँ पे समझाऊंगी, बाकी के आपको विद इन द बुक समझा दूंगी। ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन है प्राइस ऑफ कमोडिटी, एंड इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं, एंड इसका और दूसरा नाम है ओन प्राइस। अब इसको ओन प्राइस क्यों बोला गया? क्योंकि जिसकी क्वांटिटी की बात कर रहे हो, उसी की प्राइस की बात कर रहे हो, तो खुद की प्राइस। ठीक है। इसको लिखना कैसे? QX, अब दो तीन ही लिख लेते हैं, सारा फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। आपको इसके बारे में स्टडी करना है, तो बाकी की दो चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी। क्लियर है? अब देखो, ये तो आपको पता ही है कि इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, खुद की प्राइस एंड खुद की क्वांटिटी के बीच में इनवर्स। अगर px बढ़ेगी तो क्वांटिटी गिरेगी, अगर px गिरेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। ओके, आपने अगर देखा होगा तो मैंने पहले फैक्टर को मूव किया, फिर क्वांटिटी को मूव किया, तो कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। ओके, तो ये तो मैम बहुत इजी है मैम, इसकी डायग्राम भी बताई हुई है, डायग्राम बाद में करेंगे सबकी इकट्ठी। दूसरा, प्राइजेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, जिसको हम बोलते हैं PY। अब PY का यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि प्राइस किसी और की, लेकिन क्वांटिटी X की। देखो लिखना कैसे, पहले लिखना सीखते हैं इसको। QX फंक्शन ऑफ PX PY इनकम। किसके बारे में स्टडी कर रहे हो बताओ? PY का QX के ऊपर। ठीक है। कौन सी चीजें कांस्टेंट? बाकी की जितनी भी लिखी हुई हैं, इसको हम बोलते हैं रिलेटेड कमोडिटी। अब ये जो रिलेशन है ना X और Y का, क्योंकि खुद की प्राइस तो है नहीं है, किसी और की प्राइस है, ये दो तरीके का। कौन कौन सा दो तरीके? या तो दुश्मन या तो दोस्त। अब आपको कैसे एग्जांपल लेनी है? मान लो मैं यहां पे ले लेती हूं टी एंड ग्रीन टी।
तो एक को x लेना है, दूसरे को सामने वाला दुश्मन मानना है और इसको इस फॉर्म में लिख देना है। कैसे लिखेंगे हम इसको? अब यहाँ पे q ऑफ t फंक्शन ऑफ p ऑफ t। मैम ये पहले t क्यों लिखा? क्योंकि मैंने x t को माना है, ठीक है। फिर p ऑफ ग्रीन टी एंड देन इनकम। ऐसे स्टडी करना। ग्रीन टी की प्राइस का असर टी की क्वांटिटी के ऊपर। अब क्या होगा इसमें? मान लो ग्रीन टी महंगी हो गई, टी की प्राइस कांस्टेंट है, टी की प्राइस नहीं हिली, लेकिन ग्रीन टी महंगी हो गई। तो लोग जो ग्रीन टी पी रहे होंगे वो कहेंगे यार ग्रीन टी महंगी हो गई, तो कड़वी है, एक महंगी हो गई, छोड़ दो इसको। क्या पीना शुरू करेंगे? दुश्मन कौन है उसका? टी। तो क्वांटिटी ऑफ टी विल इंक्रीज। अगर मान लो ग्रीन टी सस्ती हो जाए, ठीक है, सॉरी, टी की प्राइस कांस्टेंट है लेकिन ग्रीन टी सस्ती हो गई, ग्रीन टी सस्ती हो गई, टी पीने वाले क्या बोलेंगे? यार एक तो इसका नुकसान है, एक महंगी है, छोड़ दो इसको। तो क्वांटिटी ऑफ टी रिड्यूस। अगर अब हम इसको देखें, इसको और इसको, क्योंकि हमें इन दोनों के रिलेशन को स्टडी करना है, तो क्या निकल के आ रहा है कि इसमें पॉजिटिव रिलेशन है। कब बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन? जब एरो सेम जा रहे हो। एंड अगर हम यही कॉम्प्लीमेंट्री में स्टडी करें तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या जाता है? आप ले सकते हैं कार एंड डीजल, ठीक है। अब आप उसको उसी फॉर्म में लिख लीजिए। आप इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ कार फंक्शन ऑफ p ऑफ कार, p ऑफ डीजल एंड इनकम। किसको मूव करवाना है? p ऑफ डीजल को, और उसका असर किस पे देखना है? क्वांटिटी ऑफ कार के ऊपर। बाकी हो गया कांस्टेंट, ठीक है जी। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अगर ये कहता डीजल महंगा हो गया, कारों की प्राइस तो वहीं पे खड़ी है, कार खरीद के क्या करोगे? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जो दोनों में साथ में चल रहे। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या था? एक नहीं तो दूसरा, x नहीं तो y, y नहीं तो x। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, कार नहीं तो डीजल, डीजल नहीं तो कार, यहाँ पे x और y को इकट्ठे चलना पड़ेगा। तो अगर डीजल महंगा हो गया, चाहे कार महंगी नहीं हो रही, कार अकेली खरीद के क्या करोगे जब डीजल ही नहीं डलवा पाओगे उसमें? तो इसलिए क्वांटिटी ऑफ कार गिर जाएगी। डीजल सस्ता हो गया, कार तो उतने की है, फटाफट से लोग क्या करेंगे? कारों को ज्यादा खरीदेंगे। एंड अगेन अगर हम इसको और इसको स्टडी करें तो कैसा रिलेशन निकल के आ रहा है? नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। तो आपको इसमें ऐसे करके स्टडी करना था। एंड थर्ड वाला आपके पास है इनकम, जिसको हम डिनोट करते हैं y से। सबसे पहले इसको लिखना कैसे है? qx फंक्शन ऑफ px py इनकम। इनकम का असर देखना है क्वांटिटी के ऊपर। जब आप इनकम का असर देखने लगते हो तो आप गुड्स को दो तरीके से कैटेगराइज करते हो। वन इज नॉर्मल, अदर इज इंफीरियर। अब नॉर्मल का सिंपल मतलब है कि एंड, इसके बाद कुछ भी और शिफ्ट करने को नहीं है। इंफीरियर का मतलब समथिंग बेटर इज अवेलेबल, कुछ अच्छा है हमारे पास, ये सोच के ये वाला कंसेप्ट करना है। अगर आप नॉर्मल पे खड़े हो, इसके बाद कुछ नहीं है, सबसे अच्छा यही है। इंफीरियर पे खड़े हो तो इसके बाद शिफ्ट करने के लिए है। और मानो यहाँ पे अगर मैं लेके चलूं कि x बीइंग नॉर्मल गुड, मतलब जो x की बात कर रहे हो वो नॉर्मल है, सबसे अच्छा वही है, बस ये मान के चलना है, ठीक है। अब मानो इस केस में इनकम बढ़ जाए, आमदनी बढ़ गई, लेकिन ऑलरेडी बहुत अच्छा खा रहे हो, तो बताओ क्वांटिटी ऑफ x किधर को जाएगी? इसी को बढ़ा दोगे, इसको छोड़ने का मतलब ही नहीं है क्योंकि ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर इनकम कम हो जाएगी तो इसको छोड़ के एक पीछे वाली क्वांटिटी के ऊपर चले जाओगे। कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। क्या मतलब इस चीज का? अगर देखो आपकी इनकम कम हो जाती है
तो अब ये वाला गुड नहीं खरीद पाओगे, नॉर्मल से पीछे कौन है, इंफीरियर, इंफीरियर पे शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए नहीं है, पीछे आने के लिए तो है। और अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका मतलब है X being inferior commodity, मतलब थोड़ी नीचे है, इसके ऊपर अवेलेबल है। अगर आप ऑलरेडी इंफीरियर कमोडिटी खा रहे हो और अगर आपकी इनकम बढ़ जाए तो आप अब थोड़ी इंफीरियर खाओगे, छोड़ दोगे इसको, थोड़ा सा सुपीरियर खाना शुरू करोगे, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल वाले पे आओगे। और अगर आपकी इनकम कम हो जाए तो इनकम कम होने का मतलब पहले क्या खा रहे होगे, पहले नॉर्मल खा रहे होगे, है ना। अब तो खाने के लिए यही है तो इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दोगे। पहले इनकम कम होने का मतलब क्या है, पहले इनकम ज्यादा थी, अगर इनकम ज्यादा थी तो क्या खा रहे होगे, नॉर्मल वाला खा रहे होगे। अब इनकम कम हो गई है तो इंफीरियर वाला खाना शुरू कर दोगे। इट मीन्स व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन यू हैव इन दिस, नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। ये वाले इसमें 3 मेन थे, ठीक है। ये देखो हमने ये वाला टॉपिक कर लिया है, इंडिविजुअल मार्केट डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन हम कर रहे हैं जिसमें ये PX है, ये आपका रिलेटेड कमोडिटी है जिसमें सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री कवर होता है, एंड द थर्ड वन इज इनकम वाला कंसेप्ट जिसमें हम 2 तरीके के लेते हैं। वन इज नॉर्मल, डायग्राम अभी नहीं करवा रही हूँ, डायग्राम इकट्ठी करेंगे हम बाद में, ठीक है, एंड द अदर वन इज इंफीरियर, ओके। तो नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो दैट इज योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, T&P, बहुत इजी है। कहते अगर X के लिए, X कमोडिटी के लिए आपका टेस्ट अच्छा हो जाए तो आप उसकी डिमांड ज्यादा कर देंगे, ठीक है। और अगर अब आपको X पसंद नहीं है तो आप उसकी डिमांड कम कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट, अब ये क्या है, ये है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। इसको पहले मैं लिखना सिखाती हूँ। QX फंक्शन ऑफ एक तो आज की प्राइस, एक दुश्मन की या दोस्त की, एक है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की प्राइस। इसका मतलब क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर प्राइसेस क्या होने वाली हैं उसका आज की क्वांटिटी के ऊपर क्या असर है। कल को सेल लगने वाली है, कल को एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर वाली प्राइसेस गिरेंगी तो आज की क्वांटिटी गिर जाएगी। लगता है कल को चीजें महंगी हो जाएंगी तो आज की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि लगता है कल को महंगा हो जाएगा तो आज ही खरीद के रख लो। दिस इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ओके। कहते इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटी टू राइज इन फ्यूचर he will buy more at existing price, आज ज्यादा खरीदेगा। एंड इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स द प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर, वो आज कम खरीदेगा, बात खत्म, ठीक है। अब ये आपने जो किए दैट वाज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, ऐसे फैक्टर जो सिर्फ एक ही डिमांड को इफेक्ट करेंगे। अब आपको 2 एक्स्ट्रा करने हैं, बाकी तो चल ही रहे हैं। क्यों मैम, बाकी क्यों चल रहे हैं, ये तो मार्केट है। मार्केट किससे बनी थी, इंडिविजुअल से बनी थी ना। जो ए को इफेक्ट कर रहा होगा, जो ए को इफेक्ट कर रहा होगा वो टोटैलिटी में मार्केट को भी तो इफेक्ट करेगा ना। ए को अकेले इफेक्ट कर रहा था, वो मार्केट में भी तो इफेक्ट करेगा। बी को अकेले इफेक्ट कर रहा था, मार्केट में भी तो करेगा। सी को अकेले कर रहा था, मार्केट में भी तो करेगा, सीधी सी बात है। तो जितने इंडिविजुअल में किए वो मार्केट में आएंगे ही आएंगे। लेकिन 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, जिसमें पहला आता है एन है पॉपुलेशन। कहते हैं मान लो किसी देश की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, बताओ उस देश में पूरी मार्केट की डिमांड कैसी हो जाएगी, पूरी मार्केट की डिमांड बढ़ जाएगी। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है तो इंडिया की पूरी डिमांड जो है, मार्केट की डिमांड है, वो कैसी हो रही है, वो बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि पॉपुलेशन गिर गई, कोरोना के कारण बड़े लोग मर गए, तो पूरी मार्केट की डिमांड गिर गई थी। ये एक बंदे की डिमांड का असर थोड़ी है, सबका असर है, ठीक है। ऐसे ही आता है आपके पास YD, एंड YD मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब यहां पे आपको क्या करना है, YD में कहते हैं मानो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है या अनइक्वल है। इक्वल का मतलब सारे अमीर है मान लो, ठीक है। तो कोई X कमोडिटी है और वो लग्जरी है, गाड़ी ले लो, कार,
हम जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे वो कारों की बात कर रहे हैं, हम उसके ऊपर इनकम का इफेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। सभी के पास पैसे हैं, ठीक है। बताओ अब अगर मैं बोलूं कि YD इक्वल है, YD इक्वल का मतलब सबके पास पैसे हैं, तो कारों की डिमांड, मार्केट डिमांड कैसी होगी? मार्केट डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि किसी के पास पैसा है और किसी के पास नहीं है, तब बताओ कारों की डिमांड कैसी होगी? अगर YD अनइक्वल है, कोई अमीर है कोई गरीब है, सिर्फ अमीर लोग ही खरीदेंगे ना, मार्केट डिमांड गिर जाएगी। मार्केट डिमांड तब बढ़ेगी अगर सबके पास एक जैसा पैसा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सबके पास एक जैसा पैसा नहीं है, तो सब लोग कार नहीं खरीद पाएंगे, तो कुछ लोग खरीद रहे हैं कुछ लोग नहीं खरीद रहे हैं, इसलिए टोटल मार्केट डिमांड गिर गई। इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इक्वल, तो जो डिमांड आएगी वो सभी लोगों की तरफ से आएगी, जिसकी वजह से पूरी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है, बराबर नहीं है अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो आपकी जो मार्केट डिमांड होगी वो गिर जाएगी। दिस इज डिमांड फंक्शन। एंड अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, विच इज LOD, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, और वो ये बोलता है LOD, लॉ ऑफ डिमांड, QX फंक्शन ऑफ PX PY, इनकम आपने जो भी किया, TNP फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। कहते कि क्वांटिटी जो है X की वो बड़ी चीज़ों पे इफेक्ट करती है ना, वो बड़ी चीज़ों पे डिपेंड करती है, बिल्कुल सही है। PX पे डिपेंड कर रही है, PY पे डिपेंड कर रही है, इनकम पे डिपेंड कर रही है, TNP पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन सब में से इन सबको कांस्टेंट कर दो और आप सिर्फ इन दो चीज़ों का रिलेशन पढ़ो, है तो बहुत सारे, बट आप पढ़ सिर्फ इन दोनों चीज़ों के बारे में रहे हो, विच इज़ द इनवर्स रिलेशन, तो हम इसको बोलते हैं कि भाई दिस इज LOD, बात खत्म। मतलब LOD क्या बोलता है? LOD स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन P एंड Q। अगर प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी गिरेगी, प्राइस गिरेगी क्वांटिटी बढ़ेगी, दिस इज LOD। और मैंने आपको बता दिया कि ये वन साइडेड है, ये क्वालिटेटिव है, ठीक है, वही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ओके। एंड ये जो स्लोप वाला है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लीनियर तब होगा आपका डिमांड कर्व जब आपकी स्लोप जो होगी वो सेम आएगी, डेल्टा Y ओवर डेल्टा X कांस्टेंट आएगा। और नॉन लीनियर कब होगा? जब डेल्टा Y एंड डेल्टा X रेगुलरली चेंज कर रहा होगा, ठीक है। अब अगर हम रीजंस को थोड़ा सा सेटअप बिहाइंड कर दें या एक्सेप्शंस को सेटअप बिहाइंड कर दें, तो आपके पास एक यहाँ पे, ये छोटे छोटे टॉपिक्स छोड़ दो, ये वाले टॉपिक पे आ जाओ, मूवमेंट अलोंग, क्योंकि ये डायग्राम्स के बारे में बताएगा आपको। मैं अगेन डिमांड फंक्शन लिखूंगी, QX फंक्शन ऑफ PX PY इनकम TNP फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ये क्या कहता है? कहता कि अगर तुम इन दोनों चीजों का रिलेशन देख रहे हो, ठीक है, तो एक कर्व बनेगा, मतलब ऐसे, या तो ऊपर जाओगे या नीचे आओगे, क्योंकि खुद की ही प्राइस है एंड खुद की ही क्वांटिटी है। इसके अलावा अगर तुम किसी भी और चीज का इफेक्ट देखोगे क्वांटिटी के ऊपर, तो हमेशा कर्व दो बनेंगे, या तो आगे को जाएगा या पीछे को आएगा। आपको इसके लिए ये याद रखना है कि अगर ओन प्राइस का इफेक्ट देख रहे हो आप क्वांटिटी के ऊपर, तो एक कर्व, और अगर बाकी किसी का देख रहे हो तो एक के साथ नहीं चलेगा, या तो आगे को जाएगा या पीछे को आएगा। तो इसके नेम्स क्या क्या है? अगर आप यहाँ पे देखो, इसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, क्योंकि एक ही डिमांड कर्व के ऊपर हो रहा है। जब प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस नहीं मूव कर रही, बाकी कोई चीज मूव कर रही है, तो एक कर्व बनाना पॉसिबल नहीं होएगा। एट दैट टाइम यू मे हैव शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और इसके और बड़े सारे नाम हैं। मूवमेंट जो आएगी वो दो तरीके से आएगी। अगर तो आप जा रहे हो ऐसे तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, और अगर ऐसे तो कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन,
एंड यहां पे अगर आगे को जा रहे हो तो फॉरवर्ड शिफ्ट, एंड अगर पीछे को आ रहे हो तो बैकवर्ड शिफ्ट। पीछे को क्या आएगी, प्राइस या क्वांटिटी? क्वांटिटी, हर चीज क्वांटिटी देखनी है। ये जो एक्सपेंशन हुई है ये क्वांटिटी की हुई है, प्राइस की नहीं। प्राइस तो यहाँ पे गिरी है, प्राइस तो गिरी है, लेकिन क्वांटिटी बढ़ी है। हमें क्वांटिटी के ऊपर इफेक्ट देखना है। ओके, एंड इसके दो नेम और हैं। इसको हम बोलते हैं, क्योंकि जब हम खुद की प्राइस एंड खुद की क्वांटिटी का एक रिलेशन देख रहे थे तो मैंने शुरू में बताया, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है, विच में बी इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, एंड अगर हम इसकी बात करें तो खुद का प्राइस एंड खुद की क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन नहीं चेंज हो रहा, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, किसी और चीज में इफेक्ट की वजह से क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो हम इसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड, विच इज अगेन मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। अब आपको यहाँ पे जो मेन चीज याद रखनी है वो ये है कि जो तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व आती है, मतलब जब एक कर्व बनता है, दैट इज ओनली ड्यू टू ओन प्राइस। जब खुद की प्राइस और खुद की क्वांटिटी होगी तो एक कर्व, अदर देन ओन प्राइस कोई भी फैक्टर होएगा तो एक कर्व नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज नहीं आएगा, तब हम बोलेंगे कि डिमांड में चेंज आ रहा है। तो ये है, इसीलिए जब आपने ऊपर देखा होगा, पहले यहां पे देख लीजिए, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, शिफ्ट में इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, और यहाँ पे अदर फैक्टर्स बताए हुए हैं। ठीक है, ये बना इसका चार्ट, आप इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके रिलेशन में मैंने आपको क्या दिखाना है, अगर आप ऊपर फैक्टर्स में देखेंगे, जो भी हमने टॉपिक खत्म किया एलओडी से पहले, यहाँ पे एलओडी में हमने बड़े सारे फंक्शंस किए, लेकिन जब आप बात कर रहे थे सिर्फ ओन प्राइस की, विच वॉज वेरी फर्स्ट फैक्टर, ये वाला, जब आप पीएक्स की बात कर रहे थे तो देखो सिर्फ और सिर्फ एक कर्व बना है, लेकिन पीएक्स के अलावा जब भी आपने बाकी के कर्व्स बनाए तो दो दो बने, या तो आगे को या पीछे को, क्योंकि पीएक्स और क्यूएक्स एक कर्व बनाते हैं। अगर आप पीएक्स को एक कांस्टेंट कर दोगे तो एक कर्व नहीं बनेगा। जितने भी बाकी कर्व्स हैं, अगर बढ़ रहा है तो आगे को, गिर रहा है तो पीछे को। ठीक है, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कवर किया। ओके, आज के रिवीजन लेक्चर में इतना ही, बाकी को कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।